सिंपल यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, प्रिंट आउट निकालो, अपने सामने रखो और उसको बहुत बार रिवाइज करो सिलेबस को, और आपको पता लग जाएगा कि इस तरीके का सिलेबस है, ये यूपीएससी पूछना चाहता है। बट चीजें यहाँ खत्म नहीं होती। यू विल बी मेकिंग योर सेल्फ अवेयर कि पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल सेपरेट नहीं है। आई कैन मेक योर टास्क इजी, बट आपको भी पता है इजीएस्ट चीज डाइजेस्ट नहीं हो। और अगर आप वो लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड टाइम सिर्फ इस रिसर्च में लगा दोगे कि कहां से कौन सा पार्ट मेरे को पढ़ना है और कौन सा वाला पार्ट है जिसको मैं नहीं पढ़ूंगा, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। जो सब टॉपिक्स हैं आपके, उसमें पहले ये पढ़ना चाहिए और बाद में वो पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपके कनेक्शंस एस्टेब्लिश नहीं होंगे। देखो, अगर आप ये गलती कर रहे हो कि मैंने आपको कोई पीडीएफ दिया, आपने पढ़ा और आप अभी हाथों हाथ नोट्स बनाने लग गए, तो आपके नोट्स इक्वल टू पीडीएफ बन जाएंगे, इतने बल्कि होंगे, विच विल बी टोटली यूजलेस। इसको आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक क्वेश्चन लिख दिया तो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील कर लो कि अब तो मैं मेंस में जाके सीधा आंसर लिखूंगा। सबसे बड़ी गलती होगी आपके लाइफ की वो। अगर आप डायग्राम्स नहीं बना रहे हो, आप डायग्राम्स को स्किप कर रहे हो, तो आप मान के चलो यू आर डूइंग ब्लंडर विद योरसेल्फ। आई विल टेल यू कि क्या क्या है, कैसे फ्लो चार्ट को इंकलकेट कर सकते हो, कैसे आप पाई चार्ट बना सकते हो, कैसे आप कुछ और क्रिएटिविटी अपने आंसर में ला सकते हो कि आपके मार्क्स बूस्ट हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी आईएएस। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी ऑप्शनल। हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी ओनली वन वीडियो जो आपको देखने की जरूरत है इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल वेरी वेल। यहाँ पे इस वीडियो में हम हर चीज के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कैसे सिलेबस को एनालाइज करना है, हम बात करेंगे कब पीवाईक्यूज करने हैं, हम बात करेंगे कब टेस्ट लगाने हैं, हम बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में। आई विल शो यू, नॉट ओनली की बात करेंगे, आई विल शो यू ऑल द रिसोर्सेज जो आपको यू नीड टू रेफर। ठीक है, आई विल शो यू एवरी रिसोर्स। आई विल टेल यू कि किस कॉर्नर से कौन सा वाला पार्ट आपको रेफर करना है। ठीक है, और कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, करंट अफेयर को कैसे अपडेट करना है, इन सब बातों के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो इसके बाद आपको अपना टाइम और एनर्जी को कहीं और लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू वांट टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल। देखो, अगर किसी भी चीज को मुझे प्रिपेयर करना है, आप मान के चलो सबसे पहला टास्क मेरा क्या होना चाहिए। सबसे पहला टास्क मुझे उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट योर सिलेबस, कि आप अपना सिलेबस पहले देखिए कि आपका सिलेबस क्या है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सर, क्या सिलेबस को मुझे जब जैसे जैसे मैं करता रहूं तब देखना है? नो, नॉट एट ऑल। आपको सिलेबस को सबसे पहले देखना है। सबसे प्राइमरी टास्क आपका यह है कि सिलेबस को 3 से 4 से 5 बार रीड आउट करो और समझो, एनालाइज करो कि एक्चुअली आपके ज्योग्राफी में क्या रिक्वायरमेंट है। अब एनालाइज करते हुए भी आपका तरीका क्या होगा? सिंपल है, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे, नोटिफिकेशन में जाओगे, वहां ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस आपको मिल जाएगा। एनालाइज करने का तरीका क्या होगा वो देखते हैं हम। एनालाइज करने का जो तरीका होगा उसमें आप पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, दोनों को सेपरेटली ट्रीट नहीं करोगे व्हाइल एनालाइजिंग द सिलेबस। जब आप सिलेबस को एनालाइज कर रहे हो, यू वोंट बी ट्रीटिंग देम सेपरेटली। यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दोनों ही ज्योग्राफी हैं, इनमें कितना रेजम्बलेंस है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा आपको ये होगा कि जब आप पेपर 1 करके पेपर 2 पे जाओगे, आपके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो पेपर 1 के आप यूज करोगे, और यू विल बी फीलिंग वेरी वेरी कंफर्टेबल कि आपने ये पहले से पढ़ा हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, और यूपीएससी भी इसको सेपरेट नहीं करता है, उसका एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, दिखाऊंगा यहां पे ही। लेकिन क्या होगा, जैसे पेपर 1 में आपके पास दो पार्ट हैं। वन इज फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। दोनों में 5-5 पिलर हैं। ठीक है, 5 पिलर्स ओवर हियर एंड 5 पिलर्स ओवर हियर। सिमिलरली पेपर 2 में आपके पास में 10 पिलर्स हैं। मैं आपको एक पहला ही पिलर कंपेयर करके बताता हूं। अगर आप यहाँ पे 5 पिलर्स पे जा रहे हो, तो जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी पहला पिलर आता है आपका, फिर क्लाइमेटोलॉजी आता है, ओशियोनोग्राफी आता है, बायोज्योग्राफी आता है, एंड देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी आता है। तो जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, यू विल बी टॉकिंग अबाउट लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, यू विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यू विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जियोसिंक्लाइन, आइसोस्टेसी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सिलेबस के अंदर मेंशन है और आप इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आप सोचो, जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यहां पढ़ोगे, ठीक है,
क्या फिजिकल सेटिंग वाला जो टॉपिक आपका इस पेपर में आएगा, क्या उसके अंदर आप जब हिमालयाज को पढ़ोगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यूज नहीं होगी आपके पास? डेफिनेटली। क्या जियोसिंक्लाइन का यूज नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि जियोसिंक्लाइंस के एग्जाम्पल्स के तौर पे आप फिजिकल सेटिंग से कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे उठा सकते हो। अब आपके मन में आ रहा होगा सर यूपीएससी नाराज हो सकता है अगर आप एक्सटेंसिवली सिर्फ इंडिया की एग्जाम्पल यूज करोगे, प्रॉब्लम है। लेकिन हम फिजिकल ज्योग्राफी में वाइल डिस्कसिंग हम वर्ल्ड की एग्जांपल्स को यूज करेंगे, बट अलोंग विद दैट आपको इंडिया के पार्ट को ध्यान में रख के चलना है, ताकि आपको ये पता हो कि ये वाला कॉन्सेप्ट फिर मैं वहां पे भी अपना अप्लाई करूंगा तो मेरे लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, अब इससे आगे की बात क्या है? इससे आगे की बात मैं करना चाहूंगा ह्यूमन ज्योग्राफी पे, जो कि कई बार हमारे माइंड में चलता है कि मैं जब ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रहा हूं तो मुझे लगता है कि फिजिकल वाला पार्ट ही है जिसको मुझे पढ़ना है, जिसको मुझे तैयार करना है। मैं आपको बता देता हूं, मोर इंटरेस्टिंग, मोर चैलेंजिंग, मोर मार्क्स फेचिंग इज ह्यूमन ज्योग्राफी। क्योंकि यहाँ पे जो पिलर हैं आपके, जैसे पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है ना, राइट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेटलमेंट वाला पार्ट, ठीक है ना, और आपके मॉडल थ्योरीज एंड लॉज, ये जो आपके पार्ट हैं, ये पार्ट में आपकी अप्लाइड टाइप दिखती है। और यूपीएससी का टारगेट सिर्फ ये नहीं होता है, आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं है। 2014-15 का एक टाइम हुआ करता था कि आपने एक स्टैटिक नॉलेज को गेन कर लिया और उसी को आपने रेप्लिकेट कर दिया और बात खत्म हो गई। अब ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई यू आर स्टडीइंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट विल बी हेल्पफुल फॉर द मैनकाइंड। और जब आप ये ओपननेस रखोगे तब आप एग्जाम्पल्स को भी उठा पाओगे। अब इतना ही नहीं है, यहाँ पे जब आप ये पिलर पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपने यहाँ पे पढ़ा, और जब आप पेपर 2 में जाओगे, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ोगे, क्या आपकी ये इकोनॉमी नहीं है? डेफिनेटली आपको यहां पे पता लग जाएगा। दूसरी चीज, जब आप पेपर 2 के अंदर एग्रीकल्चर को पढ़ रहे होगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज यूज होगी आपके बायो ज्योग्राफी की, जो कि आपने पेपर 1 में पढ़ा है, फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट में। तो एक तो तरीका सबसे पहले ये हुआ कि सिलेबस को आपको इस तरीके से एनालाइज करना है। सिंपल, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, प्रिंट आउट निकालो, अपने सामने रखो और उसको बहुत बार रिवाइज करो सिलेबस को, और आपको पता लग जाएगा कि इस तरीके का सिलेबस है, ये यूपीएससी पूछना चाहता है। बट चीजें यहां खत्म नहीं होती। आपको जब ये तरीका एनालाइज करने का सीख जाओगे आप, तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आपको टॉपिक्स, सॉरी, आपको टॉपिक्स पता लग गए हैं, आपको सब टॉपिक्स भी पता लग गए हैं। नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स हैपनिंग, और वो ये होगी, हाउ टू बी अपडेटेड अबाउट माइक्रो टॉपिक। आपको माइक्रो टॉपिक्स कैसे पता लगेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, और माइक्रो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन उठाओगे, वहां पे भी आपको मेंशन नहीं है माइक्रो टॉपिक्स। अब प्रॉब्लम है कि माइक्रो टॉपिक्स कहां से आएंगे? जब माइक्रो टॉपिक्स की बात आती है, तो फिर मेरे पास एक सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर जो मुझे यहां देखने को मिलता है, वो है पीवाईक्यूज। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी अपडेटिंग योरसेल्फ कि आपके माइक्रो टॉपिक्स क्या होते हैं। और यूपीएससी माइक्रो टॉपिक्स को जो फ्रेम करता है, जो क्रिएट करता है, उससे आपको काफी हद तक ये भी क्लैरिटी आएगी कि मुझे किसी टॉपिक को अप्रोच कैसे करना है। यहां से ये भी क्लैरिटी आएगी आपको कि मुझे किसी टॉपिक के अंदर जब नोट्स बनाने हैं तो वो नोट्स कैसे आएंगे। आई विल शो यू, आई विल टेल यू कि क्या होगा एग्जैक्टली, बट आपको यहां से ये पता लगेगा। दैट्स व्हाई दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बोली हैं, कि सिलेबस और दूसरी चीज पीवाईक्यूज। अब आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि सर, पीवाईक्यूज का टाइम कब होगा एनालाइज करने का, व्हेन टू एनालाइज? क्योंकि मुझे जब सिलेबस देखा मैंने, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मैंने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, तो क्या उस टाइम पे पीवाईक्यूज को देखना मेरे लिए हेल्पफुल होगा? बिल्कुल होगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हेन टू स्टार्ट एनालाइजिंग पीवाईक्यूज। क्या सिलेबस के देखने के बाद तुरंत मैं पीवाईक्यूज एनालाइज कर लूं? क्योंकि एग्जैक्टली मुझे पता ही नहीं है कि पीवाईक्यूज में है क्या, क्योंकि मैंने तो सिलेबस ही नहीं किया है, बस मैंने तो सिर्फ सिलेबस को देखा है। बट यस, आपको तभी पीवाईक्यूज को भी एनालाइज करना है, और उससे आपको माइक्रो लिस्टिंग करनी है अपने टॉपिक्स की। उससे आपके मन में यह भी भ्रम हट जाएगा कि यूपीएससी इंडियन ज्योग्राफी को अलग से पूछता है और आपकी फिजिकल ज्योग्राफी को यूपीएससी अलग से पूछता है। कैसे हटेगा? देखो,
यूपीएससी ने 2025 में ही क्वेश्चन पूछा, हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, ठीक है। तो हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, अब ये बताओ ये किस टॉपिक से लगता है आपको? आपको नहीं लगता ये इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है? बट यूपीएससी ने सीधा सीधा बोला कि हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, आपको इसको स्टेटमेंट को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करोगे? अपनी जियोमॉर्फोलॉजी की नॉलेज को यहां पे अप्लाई करोगे आप। सो दिस इज द वे बाय विच यू विल बी एनालाइजिंग एंड यू विल बी मेकिंग योरसेल्फ अवेयर कि पेपर वन और पेपर टू बिल्कुल सेपरेट नहीं है। मैं उसको ये नहीं कर सकता कि मुझे पेपर टू की नॉलेज चाहिए ही नहीं, मैं पेपर वन से काम चला दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला। सिमिलरली यूपीएससी ने 2020 के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन बड़ा शानदार था, राइट एन एसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। वर्ड बोला ऐसे लिखो ऑन द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, अब डिफरेंट थ्योरीज को यूज करो आप। और आपको बताना है कि ऐसे की फॉर्म में आप उसको कैसे लिख सकते हो। तो आपको थोड़ा माइंड इस तरीके से ओपन होगा कि यूपीएससी किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और इसलिए पीवाईक्यूज को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में जैसे क्वेश्चन अगर आपके लिए आ गया कि स्पेशियल अरेंजमेंट को डिफाइन करने के लिए हम कौन सी थ्योरी का यूज कर सकते हैं, तो देन यू विल बी अवेयर कि स्पेशल अरेंजमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। सो इस तरीके से अपने पीवाईक्यूज को एक बार आपने एनालाइज कर लिया, राइट। उससे आपको क्या पता लगा? उससे आपको पता लग गया कि ये मेरा तरीका है जिससे मेरे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स कवर होने वाले अलोंग विद द माइक्रो टॉपिक्स। अब सवाल आता है रिसोर्सेज का कि मैं क्या रिसोर्सेज रेफर करूंगा। अब रिसोर्सेज के लिए मेरे लिए बहुत आसान है ये कहना कि आप क्या कर लो, लेट मी शो यू, कुछ बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर लो, ठीक है। जैसे मैं बड़ी आसानी से बोल सकता हूं कि आप क्या करो, अपनी जियोमॉर्फोलॉजी को पूरा करना चाहोगे, ओशियोनोग्राफी को पूरा करना चाहोगे, सविंदर सिंह की ओशियोनोग्राफी की बुक है, आप पढ़ लो इसको। आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना चाहते हो, क्लाइमेटोलॉजी के लिए इस चीज को एनालाइज कर लो। आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना चाहते हो, जियोमॉर्फोलॉजी के लिए ये वाली बुक पढ़ लो। इट्स वेरी इजी फॉर अ टीचर टू से दिस। क्यों? क्योंकि आप ये सोचो कि भाई मैं बोल दूंगा तो आप क्या उसको कवर कर सकते हो क्या? एक जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आप ये खुद देखो, इस बुक के अंदर करीबन करीबन, मतलब मैं एंड बता देता हूँ, 660 पेजेस हैं इस बुक के अंदर। तो क्या ये बुक सिर्फ एक पिलर के, पेपर वन के एक पिलर को कवर करने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी? नो। और उसका स्मार्टेस्ट वे क्या होगा फिर? मैं बोल दूंगा कि आप ये जो रिसोर्स मैं दिखा रहा हूं उनको सेलेक्टिव वे के अंदर पढ़ लो। बट हाउ टू बी सेलेक्टिव इन नेचर? मुझे कैसे पता लगेगा इन 600 पेजेस में से कौन से मेरे लिए हैं और कौन से मेरे लिए नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे लिए। और जब तक पता नहीं लगेगा, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, तो आप इन रिसोर्सेज के अंदर उलझ के रह जाओगे। ये तो सिर्फ ये, अब ये देखो, दिस सेट ऑफ बुक्स अगर मैं बोल रहा हूं, रिकमेंड कर रहा हूं, तो आपके सिर्फ 3 पिलर के लिए है। अभी तो बायो ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी रह गया है, सेम बुक्स आप वहां भी रिपीट करोगे। तो क्या मैं 5 बुक पढ़ने वाला हूं सिर्फ पेपर 1 पार्ट 1 के लिए? और क्या वो सफिशिएंट है मेरे लिए? मैं कैसे उसमें से सेलेक्ट करने वाला हूं? तो देखो, एक तो आसान तरीका ये है कि नेचुरली बुक्स अच्छी हैं, बुक्स बेकार नहीं है, बुक्स बहुत हेल्पफुल भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको सेलेक्ट कैसे करोगे? और सेलेक्ट करने के लिए आपको अगेन, जो मैं बता रहा था, आपको माइक्रो टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए पहले तो। और माइक्रो टॉपिक्स कैसे पता लग रहे थे? पीवाईक्यूज से। तो पीवाईक्यूज का अगर आपके पास बंडल नहीं है तो आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ, जो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी जिससे आप पीवाईक्यूज को देख सकते हो। ईयर वाइज भी वहां पे होंगे, पेपर वाइज भी आपके पास मिल जाएंगे, तो वो पीवाईक्यूज की टेंशन नहीं है। आई विल सेग्रीगेट इट फॉर यू। दूसरी चीज, माइक्रो लिस्टिंग आप कर दो सर, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन मेक योर टास्क इजी। बट आपको भी पता है इजीएस्ट चीज डाइजेस्ट नहीं होती, देयर इज अ प्रोसेस। मैं फिर भी ये रिकमेंड करूंगा आपको कि मेरे देने के बावजूद, ये लिस्टिंग देने के बावजूद, आपको अपनी तरफ से डेफिनेटली ये करना ही करना है कि पीवाईक्यूज को आपको एनालाइज करना है। बट फिर सवाल यहीं पे रह गया कि क्या सर ये रिसोर्स फिर मैं रेफर करूं या नहीं करूं? आई विल से नो। व्हाई नो? क्योंकि देखो, एक स्टूडेंट के पास में लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड टाइम होता है। और अगर आप वो लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड टाइम सिर्फ इस रिसर्च में लगा दोगे कि कहां से कौन सा पार्ट मेरे को पढ़ना है और कौन सा वाला पार्ट है जिसको मैं नहीं पढ़ूंगा, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। उससे बेहतर सॉल्यूशन मेरे पास जो है वो मैं आपको बता सकता हूं। जैसे व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैंने आपके लिए हर टॉपिक के लिए
इस टाइप के नोट्स बनाएं। फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है आपकी एयर मास का टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का। एयर मास के लिए आई कैन गिव यू दिस टाइप ऑफ पीडीएफ जो कि मैं अपने कोर्स के अंदर प्रोवाइड करता हूं हर स्टूडेंट को, ताकि आपको अननेसेसरी जो कोर्सेज हैं, अननेसेसरी जो बुक्स हैं उसके अंदर आपको ना जाना पड़े। सिमिलरली जैसे आप कोई और भी अगर पार्ट देखोगे तो फॉर एवरी टॉपिक इस टाइप के नोट्स मैं चाहता हूं कि आप रेफर करें, राइट? अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर अगर मैं ये नोट्स खुद से बनाना चाहता हूं तो देखो पॉसिबल है, लेकिन अगेन कहां से बनेगा? आप सारे बुक्स को रिसोर्सेज को पढ़ोगे एंड देन यू विल बी स्टडिंग इट, बट येट मैंने बता दिया आपको कि रिसोर्सेज ये हैं, आप रेफर कर सकते हो। पूरा नहीं पढ़ना, कौन सा पार्ट पढ़ना है तो पीवाईक्यूज के थ्रू माइक्रो लिस्टिंग करोगे और उस माइक्रो लिस्टिंग के थ्रू आप उनको पढ़ लोगे। सिर्फ वही पढ़ना जो कि माइक्रो लिस्टिंग में आपके सामने रिसोर्स दिख रहा है, जो आपको टॉपिक दिख रहा है, अदरवाइज उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ करने से मेरा ज्योग्राफी प्रिपेयर हो गया? आंसर इज नो, इट इज स्टिल इन द प्रोसेस। ये अभी चल रहा है क्योंकि आपने सिलेबस कर लिया, आपने पीवाईक्यूज को देखा है, अभी बस ये 2 टास्क हुए हैं और आपने रिसोर्सेज को देखा है। सवाल है कि जब मैं पढ़ना शुरू करता हूं तो मेरे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी? देखो बेस्ट वे टू स्टडी भी क्या होगा, जैसे कई बार हम क्या गलती करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी का ही मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आपने पेपर 1 का पहला टॉपिक उठाया और जियोमॉर्फोलॉजी आपको दिखा, ठीक है? जब जियोमॉर्फोलॉजी आपको दिखा, उस जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर मैं सीधे-सीधे अगर टॉपिक बताऊं तो सबसे पहले पता है क्या टॉपिक आता है? लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। सबसे पहला टॉपिक ही ये लिखा है। हमारी सबसे बड़ी गलती ही ये होती है कि फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को ही हम सबसे पहले पढ़ने लग जाते हैं क्योंकि यूपीएससी ने अपने सिलेबस में लिखा है। बट दैट्स अ रॉन्ग वे टू स्टडी। तरीका नहीं है। आपको हमेशा ये सोचना है कि कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट तो बाद में आएगा, पहले तो इवोल्यूशन होना चाहिए अर्थ का। एक टॉपिक है आपके पास इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, सबसे पहले वहां से शुरू करो आप। मतलब हर चीज के लिए पहले आप उसको एस्टेब्लिश करो। जब तक अर्थ क्रस्ट नहीं है तो आप लैंडफॉर्म को कंट्रोल करने वाले फैक्टर को पढ़ के क्या निकालोगे? वंस अर्थ क्रस्ट गुड एस्टेब्लिश्ड, आपने इवोल्यूशन को पढ़ लिया है बड़े अच्छे तरीके से, तो आप अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने की कोशिश करो ताकि आपको प्रोसेस पता लगे। देन इंटीरियर ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए। जब इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में आपको पता लगा है तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जियोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आपने जियोमैग्नेटिज्म को पढ़ लिया है तो फिर हमारे पास अर्थ का इंटीरियर, इवोल्यूशन और जियोमैग्नेटिज्म आ गया, तो उसके बाद में कुछ थ्योरीज आती हैं हमारी, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये जो थ्योरीज आ रही हैं आपके पास, इन थ्योरीज को आप पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो, एक मोटा मोटा आपको आइडिया लगेगा कि ये मेरे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है। अब क्या होगा, ये सारी चीजें जो मैं अभी बोल रहा हूं ये आपने जीएस में भी पढ़ी है। अब आपको थोड़ा जीएस से एनहांस करना पड़ेगा। एनहांस करने के लिए आपको पहले ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सर क्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की कोई ड्रॉबैक्स नहीं है? है? अगर है तो बाकी चीजें क्या है फिर? कैसे वो और ज्यादा डेवलपमेंट मेरे को बता सकता है? कैसे एग्जैक्ट मेरे को कैलकुलेशंस पता लग सकती है? उसके लिए 4 टॉपिक्स आएंगे फिर आपके, जैसे कि जियोसिंक्लाइंस, जैसे कि आइसोस्टेसी। ये वाले टॉपिक जब आपने कवर किए, अब उसके बाद में आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज हो गई है। अब आप पढ़ोगे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में। इस लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के अंदर आपको पता लगेगा कि यहां सबसे पहले एक टॉपिक आएगा, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस ये पढ़ा। फिर आपने फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा एंड देन अल्टीमेटली आपके रिसेंट व्यूज ऑन माउंटेन बिल्डिंग पढ़ा। तो आपको किस तरीके से समझना है इसको मैं एक प्रोसेस देता हूं ज्योग्राफी को पढ़ने का, और वो होता है जूम इन प्रोसेस। ठीक है? अब मैं आपको ये जो चीजें हैं ये जूम इन प्रोसेस से समझाता हूं कि मैंने कैसे अरेंजमेंट किया कि इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना चाहिए। जो सब टॉपिक्स हैं आपके उसमें पहले ये पढ़ना चाहिए और बाद में वो पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपके कनेक्शंस एस्टेब्लिश नहीं होंगे, और अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुए तो यू विल बी फेड अप अल्टीमेटली कि मुझे ज्योग्राफी समझ नहीं आ रहा फिर। तो ये कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश हुई, इसको मैं जूम इन प्रोसेस बोलता हूं। जूम इन प्रोसेस क्या होता है, जैसे कई बार आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि कहीं पे भी कैमरा जूम इन अगर करना है मुझे,
पहले एक प्लेनेट और गैलेक्सी दिखाई जाएगी, फिर प्लेनेट पे आएँगे, फिर किसी कंट्री पे जाएँगे और फिर किसी सिटी के अंदर किसी घर में किसी विंडो के थ्रू दिखाएँगे कि एक बच्चा बॉल से खेल रहा था। ये होता है ज़ूम इन। तो आप लार्जर लेवल पे जब जियोमॉर्फोलॉजी मैंने एग्जांपल दिया है आपको, तो लार्जर लेवल पे जियोमॉर्फोलॉजी जब आप पढ़ना चाहते हो, तो यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड, राइट? यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। पहले आप इसको समझो, पहले अर्थ के बारे में बात करो। पहले देखो कि अर्थ कहाँ से शुरू हुई थी? इसकी क्रस्ट जो बनी है, कैसे बनी है? मेरा टॉपिक बता रहा है अर्थ के क्रस्ट के बारे में। इसके ऊपर हिमालयाज़ तो बाद में बना होगा ना, जब अर्थ डेवलप हुई है। फिर इसके इंटीरियर के बारे में जानो क्योंकि इसके इंटीरियर में भी कुछ फोर्सेस होंगे। फिर इसके आइसोस्टेसी, आपके जियोसिंक्लाइन्स, इनके बारे में जानो एंड देन आप एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात करोगे। देख रहे हो आप, हम ज़ूम इन कर रहे हैं। हमने पहले अर्थ को देखा, फिर हमने अंदर जाके इंटीरियर को देखा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज को समझा। देन हम गए कि हिमालयाज़ भी कोई चीज़ होती है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट भी कोई चीज़ होती है। फिर हमने देखा कि भैया एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक फोर्सेस भी होते हैं और फिर हमें ये भी पता है कि 1960s में, 30s में, 70s में जो रिवॉल्यूशन हुए थे, हो सकता है उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए होंगे बाद में। क्योंकि कोई भी थ्योरी आती है, रेक्टिफिकेशन तो होता है ना, इंप्रूवमेंट के स्कोप तो होते हैं ना। फिर वो रिसेंट व्यूज ऑन माउंटेन बिल्डिंग पे आता है और ये टास्क आपको हर पार्ट पे, नॉट ओनली जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इवन पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इस पे भी करना है आपको। सेटलमेंट पे भी आपको इंप्लीमेंट करना है, थ्योरीज पे भी करना है। अब क्या होगा, ये तरीका हुआ आपके सिलेबस को कवर करने का। लेकिन इसके बाद में जब आपने, लेट्स से आपने एक रिसोर्स को फॉलो कर लिया, आपने उससे पढ़ाई करना शुरू कर लिया, आपने सिलेबस और पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लिया, तो क्या अब मेरा टास्क हो गया? अब मैं बहुत अच्छे मार्क्स ला पाऊँगा? अब कुछ और काम भी बाकी है। एक बार इमेजिन करो अपने आप को कि आपने कितना टाइम लगाया इसमें। करीबन-करीबन लेट्स से जैसे मैं क्लास में अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से लगभग 5 मंथ में मैं अपना ज्योग्राफी पूरा करवाता हूँ। ठीक है? उसके बाद में एवरेज किसी भी स्टूडेंट के लिए 3 मंथ्स रिवीजन के लिए भी लगते हैं। 3 मंथ्स रिवीजन के लिए भी लग जाते हैं। तो मतलब टोटल कितना टाइम दिया आपने? 8 मंथ्स दिए। अब आप अपने एग्जाम का स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर ये कहता है कि पहले वाले वीकेंड पे आपके एस्से और जनरल स्टडी के पेपर हो रहे हैं और दूसरे वीकेंड पे जाके आपका ऑप्शनल का पेपर हो रहा है। ठीक है? बट ऑप्शनल का पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों बोल रहा हूं मैं? इसको समझने की कोशिश करो कि आप जीएस के पेपर में एवरेज स्कोर क्या देखते हो? किसी को 110, 120, 130 ये आ रहा है। ठीक है? मतलब ये हुआ कि आप आउट ऑफ 250 आप 50% के आसपास भी टारगेट यहाँ पे नहीं कर रहे हो। 110 is less than 50%. बट यहाँ पे आउट ऑफ टू पेपर ऑफ 500 यू आर टारगेटिंग 290, 280, 300। आप कितना टारगेट कर रहे हो? आपका टारगेट यहाँ पे 60% हो गया है। दूसरी चीज, ये जो लेवल है, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल मैक्सिमम होता है किसी भी टॉपिक के लिए। एंड सम टाइम आपकी एनसीईआरटी 11th एंड 12th एनसीईआरटी तक ही लेवल रहता है। आपको भी पता है जीएस ज्योग्राफी में क्या लेवल है। लेकिन जब ऑप्शनल है, नॉट ओनली ज्योग्राफी, किसी भी ऑप्शनल में आप एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री किसी में भी जाओगे आप, आपको ग्रेजुएशन एटलीस्ट ऑनर्स या फिर मास्टर्स तक की नॉलेज चाहिए और फिर उसमें आपको 60% टाइप के मार्क्स लेके आने हैं। दैट मीन्स आपको अपने ऐसे ऑथेंटिक नोट्स चाहिए होंगे जिससे आप बाद में रिवाइज कर सको। क्योंकि ये बुक अगर मान लो आप पढ़ भी रहे हो, आप ये बुक छोड़ो, आप ये वाली पीडीएफ पढ़ रहे हो, तो क्या हर बार आप इसी पीडीएफ को रिवाइज करने वाले हो? क्या आपके पास में उतना टाइम होगा? चलो मान लो कि आपके पास टाइम है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर वीक? कहाँ गया? जो मैंने वीक आपका एग्जाम के लिए बात की कि एक वीकेंड से दूसरे वीकेंड के बीच में आपका जो ये वीक है, जो आपके पास 5 डेज हैं, क्या उसमें आप ये सारा क्वेश्चन, ये सारी पीडीएफ, ये सब कुछ रिवाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और अगर आप नहीं कर पाओगे, फिर आपके पास सबसे बड़ा पिलर आ जाता है कि सर नोट्स कैसे बनाएंगे फिर हम? ठीक है ना? नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। क्या मुझे अपने नोट्स बनाने चाहिए? आई विल रिकमेंड, यस बनाने चाहिए। बिल्कुल बनाने चाहिए, क्योंकि आप खुद जानते हो कि आप कौन सी चीज को भूल जाते हो और कौन सी चीज आपको याद रहती है। अब नोट्स बनाने कब चाहिए? सबसे पहला सवाल ये है, बनाने कैसे हैं और कब बनाने चाहिए? सबसे पहले मैं आता हूं कब बनाने हैं नोट्स। व्हेन, देखो अगर आप ये गलती कर रहे हो कि मैंने आपको कोई पीडीएफ दिया, आपने पढ़ा और आप अभी हाथों-हाथ नोट्स बनाने लग गए, तो आपके नोट्स इक्वल टू पीडीएफ बन जाएँगे, इतने बल्की होंगे, व्हिच विल बी टोटली यूजलेस। ठीक है? कोई काम नहीं होगा उसका।
इंस्टेड ऑफ दैट मैं रिकमेंड करूंगा सेकंड रीडिंग के बाद आपको नोट्स बनाने, और सेकंड रीडिंग तक मैं होप करता हूं कि आपने कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार अपनी पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लिया है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपने सेकंड रीडिंग तक, एक तो आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ गई है, आपको पता लग गया है कि भाई इतना परसेंट तो लगभग मेरे माइंड में रिटेन है, ये चीजें मेरे लिए आसान है। और फिर आपको ये भी पता लग गया है कि डिमांड यूपीएससी की क्या है। और अब जब आप नोट्स बनाओगे तो बहुत ही प्रिसाइज होंगे, क्वालिटेटिव होंगे, और रिवीजन के लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो 5 दिन का टाइम बहुत क्रूशियल है। और इवन 5 डेज में एग्जैक्टली उसको भी नहीं कहना चाहता। आपको बाद में 2 से 3 रिवीजन के बाद में ऐसे नोट्स चाहिए कि आप ज्योग्राफी को, अगर लगे कि भाई मेरे पास 6 दिन 7 दिन और 10 दिन है, मैं एक रिवीजन कर दूं। जो 3 मंथ्स का 2.5 महीने का टाइम मेंस और प्री के बीच में मिलता है आपको, प्री के बाद में, उसमें आपको अच्छे खासे रिवीजन करने हैं। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट तरीका होगा। अब सवाल ये है कि नोट्स बनाने कब है, वो पता लग गया, कैसे बनाने हैं। सवाल ये है, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स। अब देखो, जब भी आप नोट्स बनाने लगोगे तो मैं ये कहूंगा कि आपके माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं जो दो कॉन्सेप्ट के बीच में, दो चीजों के बीच में आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में नजर आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्पेशल वेरिएशंस पे बात करता हूं, ठीक है ना, तो आपको नोट्स पहले इस टाइप के बनाने हैं कि जितनी भी थ्योरीज आपके स्पेशल वेरिएशंस पे आती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए थ्योरी है, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए थ्योरी है, चाहे वो आपके सेटलमेंट के लिए थ्योरी है, आपको ये डिवीजन और ये पिलर्स पता होने चाहिए। और फिर आपको ज्योग्राफर्स के हिसाब से अपनी थ्योरीज को यहां पे मेंशन करना है डिफरेंस के फॉर्म में, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बन रहा है कि स्पेशल वेरिएशन किस किस बेसिस पे हो सकता है। और फिर उसके ऊपर आपने थ्योरी वन थ्योरन मॉडल लगा रहे हो आप, या जो भी आप थ्योरी लगाओ। तो अल्टीमेट क्या है गेम, कि आपको क्लियर डिफरेंसेस पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात करूंगा, मैं इंडस्ट्री की भी बात करूंगा, और मैं सेटलमेंट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि स्पेशल वेरिएशन इन सभी बेसिस के ऊपर हो सकता है। अब जब आप नोट्स बनाओगे तो सबसे बड़ी गलती पता है क्या होगी आपसे? आपने जब नोट्स बनाए, तो आप मोस्टली ये ट्राई करोगे कि व्हाट एवर द पीडीएफ आई हैड गिवन टू यू, उसी से सिर्फ नोट्स बनाए। लेकिन यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर आता है, करंट अफेयर का। करंट अफेयर का करंट अफेयर का जो पिलर है आपका, वो करंट अफेयर का पिलर आपको इसके अंदर इनकलकेट करना ही करना है। किस तरीके से करना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, तो आपने देखा कि एग्रीकल्चर के अंदर सर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो होती हैं। जब मैं किसी सिटी सेंटर के दूर जा रहा हूं, तो फिर ऐसी क्रॉप ग्रो होती है जो कि वैल्यू उसकी उतनी ज्यादा नहीं है, वेट बहुत ज्यादा है, और वो पेरिशेबल नहीं है। लेकिन पेरिशेबल आइटम बिल्कुल सिटी सेंटर के पास में ग्रो हो रहे हैं। आपको इसके एग्जाम्पल्स को लिखना है, और एग्जाम्पल्स के साथ साथ में आपको यह भी लिखना है कि कुछ फार्मर जब टोमेटो ग्रो करते हैं तो एमएसपी इतना कम मिलता है कि वो अपनी सड़कों पे इसको फेंक के चले जाते हैं। ये केस आपको देखना है, इसके अंदर इनकलकेट करना है इस एग्जाम्पल को आपने। क्योंकि जब चैलेंजेस की बात आएगी तो चैलेंजेस में आपको यही चीजें बतानी पड़ेंगी। सिमिलरली, जल शक्ति अभियान के अंदर किसी को अगर कुछ अवार्ड मिल रहा है, तो आपको यहाँ मेंशन करना है उसको कि देखो स्पेशल वेरिएशन कैसे है कि जहां वाटर की कमी है, वहां पे जल शक्ति अभियान को ज्यादा अच्छे से काम करने की जरूरत है। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी उस हिसाब से चलती भी है। तो आइडियली यहाँ पे आपको केस स्टडीज को साथ साथ में अपडेट करना है। अब सवाल ये है कि सर जो करंट अफेयर आप बता रहे हो, इसके लिए मेरे क्या रिसोर्सेज होने चाहिए? देखो यार, ऑप्शनल के लिए मैं कोई बहुत बल्कि करंट अफेयर के रिसोर्सेज को रिकमेंड नहीं करूंगा। और ये सच है कि आपको जीएस के लिए ज्यादा करंट अफेयर पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर बहुत कुछ आता है उससे। तो वही करंट अफेयर सफिशिएंट होते हैं, जो आप रिसोर्स रेफर कर रहे हो उसको ही करते रहो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, दी बेस्ट है इस न्यूज़पेपर को करते रहो। What I can help here, I will be bringing one monthly PDF of current affair and case studies, जो आपको basically via my Telegram channel it will be available. I will be making a video on it as well, तो आपको मिल जाएगा। But still, जो आप
न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आप कोई मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे हो, आप सारथी आईएएस से प्रिपेयर कर रहे हो तो बेस्ट है ही वो आपके करंट अफेयर सिर्फ ज्योग्राफी के नहीं वो लार्जरली प्रिपेयर होते हैं। तो आपको क्या करना है जब आप उन करंट अफेयर को पढ़ रहे होते हो ना, उस टाइम पे अपने सिलेबस को माइंड में रखो। इसीलिए मैंने आपको बार-बार बोला था कि सिलेबस को आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है। जब आपने रिवाइज़ कर लिया, तो माइंड में रखो, जब भी कोई करंट अफेयर आता है तो अपना सोच के देखो कि आपके ऑप्शनल के किस पिलर पे जाके ये पर्टिकुलर करंट अफेयर आपको काम आ सकता है। दैट विल बी द बेस्ट वे टू कवर करंट अफेयर। वो सबसे बेस्ट तरीका होगा जिसके थ्रू आप करंट अफेयर को कवर कर लोगे। दैट विल बी द स्मार्टेस्ट वे, बेस्ट वे और आपको उसी के थ्रू प्रिपेयर करना ही करना है अपने करंट अफेयर। ठीक है? और अपने नोट्स जो हैं, क्या करंट अफेयर के अलग से नोट्स बनाए ऑप्शनल के लिए? नॉट एट ऑल, नॉट रिकमेंडेड। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया केस स्टडी के, तो आपने जो ये अपने शॉर्ट नोट्स यहाँ बनाए थे, इन्हीं के अंदर अपने एग्ज़ाम्पल्स को अपना ऐड कर लो। ज़्यादा अगर दिक्कत आती है, आपको लगता है कि सर थोड़ा बल्की हो रहा है, तो मैं आपको एक बहुत स्मार्ट एडवाइस बता देता हूँ, जो मैं अपने टाइम पे भी किया करता था। वो ये था कि मान लो मैंने एक मंथली मैगज़ीन पढ़ी। मुझे लगता है इस पेज नंबर इस इतने पे ये वाला टॉपिक है, ये मेरे करंट अफेयर के वहाँ काम आ सकता है। जब मैं ऑप्शनल के नोट्स बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता था कि एक ही मैगज़ीन मैं फॉलो कर रहा हूँ, पेज नंबर ये वाला जो है, वो यहाँ पे मेरे को रेफर करना है। बड़ी ईज़िली उसको एक्सेस कर सकते हो। बाद में आपको याद भी रहेगा और ये चीज़ बड़ी आसानी से आपके कवर भी हो जाएगी। सवाल आता है कि सर व्हाट अबाउट अल्टीमेट पिलर, क्योंकि मार्क्स प्रैक्टिस के बिना नहीं आते। कृत कृत अभ्यास होत जड़मति होत सुजान रसरी तावत जात दे स्थिल पर परत निशान। प्रैक्टिस के बिना आपकी ये सारी नॉलेज जो है वो बेकार है। तो सवाल है टेस्ट कब लगाने हैं? कब लगाने हैं और किस टाइप के लगाने हैं? फुल लेंथ टेस्ट मेरे को देने चाहिए? क्या मुझे सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अल्टीमेट सवाल ये आता है। सबसे पहली चीज़ देखो, टेस्ट कब लगाने हैं? इसका बड़ा आसान सा तरीका मैं बताता हूँ। आप कैसे शुरू करोगे, इस चीज़ की शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत होगी पीवाईक्यूज़ से, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी को कवर किया है, तो आप पीवाईक्यूज़ उठाओ यहाँ के, ठीक है? जो कि आप पहले ही एक बार विज़िट कर चुके हो, आप देख चुके हो कि आपको पीवाईक्यूज़ कहाँ-कहाँ पे कौन से आ रहे हैं, ठीक है? वो आप देख चुके हो पहले ही। पीवाईक्यूज़ जब आप उठाओगे, तो राइट रीराइट इट अगेन एंड अगेन। इनको लिखना शुरू करो सबसे पहले, क्योंकि आप यूपीएससी की डिमांड को समझ पाओगे। ठीक है? इससे आपको क्या होगा, ये समझ आएगा व्हाट टू राइट, ठीक है ना? इससे आपको एग्ज़ाम की फीलिंग नहीं आएगी, इससे आप अपना स्कोर भी एनालाइज़ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ़ ये समझ आएगा व्हाट टू राइट एंड व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ यूपीएससी, व्हाट इज़ द डिमांड, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है? सिर्फ़ इतनी ही चीज़ें समझ में आएँगी यहाँ से। इसको आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक क्वेश्चन लिख दिया, तो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फ़ील कर लो कि अब तो मैं मेंस में जाके सीधा आंसर लिखूँगा। सबसे बड़ी गलती होगी आपकी लाइफ़ की वो। क्योंकि आप समझो, आप एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे हो और ऐसे पेपर को प्रिपेयर कर रहे हो जो आपकी रैंक, आपका कैडर, आपकी सर्विस एलोकेशन ये सब कुछ डिटरमाइन आपके सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसको बखूबी डिटरमाइन कर सकता है। दैट्स व्हाई ये सिर्फ ये बताएगा व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ यूपीएससी एंड व्हाट टू राइट, ठीक है? अब इसके बाद में क्या करोगे आप, जब ये पीवाईक्यूज़ आपने लिखे हैं, साथ साथ में लिख रहे हो आप सिलेबस कर रहे हो, फिर साथ में पीवाईक्यूज़ लिख रहे हो। इससे एक और चीज़ होगी, यू विल बिकम हैबिचुअल, ठीक, ऑफ राइटिंग। अपने आप को हैबिचुअल बना लोगे, क्योंकि होता क्या है ना, जब भी हम कोई पेनफुल टास्क करते हैं ना, एक ऐसा टास्क जो मुझे नहीं आता है, मुझे चैलेंज करता है, मेरी बॉडी सेरोटोनिन रिलीज़ करना शुरू कर देती है। बॉडी इज़ द बैलेंस ऑफ केमिकल्स ओनली। और जैसे ही सेरोटोनिन रिलीज़ होना शुरू हुआ, मैं अपने आप को एग्ज़िट करना चाहता हूँ उस सिचुएशन से। मैं उस सिचुएशन में रहना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे चाहिए डोपामाइन। तो मैं क्या करूँगा? मैं इन सब को छोड़ के वहीं भाग के जाऊँगा, मेरे नोट्स को वापस से पढ़ना शुरू कर दूँगा एंड आई विल कंसिडर कि यही मेरी तैयारी है। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। इसलिए पहला स्टेप है पीवाईक्यूज़, धीरे-धीरे आपने शुरू किए, टॉपिक वाइज़ आपने पीवाईक्यूज़ को लिखना शुरू कर दिया। कितने साल के पीवाईक्यूज़ लिखे? देखो यार, प्रीलिम्स के अंदर एक अलग एस्पेक्ट होता है, लेकिन जब ऑप्शनल की बात आती है तो मैं कहूँगा कि 10 साल भी कम ही है। 10 साल के तो कम से कम लिख लो। 10 इयर्स के पीवाईक्यूज़ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हालाँकि ट्रेंड चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि वही जो 10 साल पहले ट्रेंड था वो आज ट्रेंड है और यूपीएससी उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखोगे, समझ भी आएगा कि एग्ज़ाम भी कैसे इवॉल्व हुआ है। लेकिन ये जो नॉलेज है,
ये आपको बताएगी कि मुझे एग्जैक्टली मेरे टॉपिक को कैसे अब प्रिपेयर करना है। अब दूसरी चीज आती है, फिर फुल लेंथ टेस्ट का क्या होगा? वंस आपने अपना सिलेबस कर लिया, ठीक है, पूरा कर लिया है, पीवाईक्यूज लिख लिए हैं, अब आपको टाइम आ गया है कि आप अपने फुल लेंथ टेस्ट दो। आपने फुल लेंथ टेस्ट सिलेबस और पीवाईक्यूज के करने के बाद में आपको फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करना है। और ये जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, आई विल से प्रॉपर एग्जाम कंडीशंस के अंदर आपको देना है, ठीक है ना। एग्जाम कंडीशन का मतलब कि मैं इवन कहूंगा कि आप प्रॉपर अपना टाइम अलॉट करके उसमें बैठो और उसमें अपने प्रॉपर टेस्ट को दो, और उसमें ही कोई ब्रेक नहीं होगा। एंड इवन आई विल से कि जब आप प्री और मेंस के बीच में हो ना, तो कुछ वीकेंड्स ऐसे भी रखो कि आपने दिन में 2 टेस्ट पेपर दिए हैं। दिन में 2 टेस्ट पेपर दिए हैं, ऐसा टाइम रखो। क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने टाइम पे भी खुद भी महसूस किया है। ऑल्दो हमारे टाइम पे मेंस दिसंबर में हुआ करता था, तो ठंड और भी ज़्यादा हुआ करती थी, हाथ जम जाता था और हाथ दुखने लग जाता था। सेकंड पेपर के अंदर तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ग्राइंड। आपको मैं ये बोलूँगा कि अपनी इस प्रैक्टिस को हमेशा रखो, वो आपको लैग ना करे, ठीक है? अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि आपकी ज्योग्राफी के लिए द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इग्नोरेंट बट मोस्ट मार्क्स फेचिंग। अब मैं वहां आ गया हूं कि आपने एक सर्टेन बेस अपना डेवलप कर लिया है, लेकिन उस बेस के बाद में अब मेरे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? तो उसमें एक तो चीज आपने करंट अफेयर और केस स्टडीज को डालना शुरू किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होगा आपका डायग्राम मेकिंग। अगर आप डायग्राम्स नहीं बना रहे हो, आप डायग्राम्स को स्किप कर रहे हो, तो आप मान के चलो यू आर डूइंग ब्लंडर विद योरसेल्फ। डायग्राम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरी क्लास में मैं क्या करता हूं, आई माई सेल्फ ड्रॉ डायग्राम्स, so that every time you are watching it, every time you are looking at the lecture, हर बार देखते हो तो आपको भी लगता है कि अल्टीमेटली मुझे भी ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे करना ही है, और आप ड्रॉ करते हो इसको। अदरवाइज भी आप यू कैन प्रिपेयर अ शीट, ठीक है ना। एक शीट प्रिपेयर कर लो, इसमें सर्टेन सेट ऑफ डायग्राम्स आपके होंगे, सर्टेन सेट ऑफ एग्जांपल्स एंड डायग्राम्स आपके होंगे, जिसको आप रिपीटेटिवली यूज करोगे, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी में हो, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी में हो, चाहे वो ओशियोनोग्राफी में हो। हालांकि इनमें डायग्राम्स बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। अब डायग्राम्स के बाद में एक और भी चीज आती है जो हमारे मार्क्स को एनहांस करती है। देखो, हर आदमी को एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आपकी शीट सामने जा रही है एग्जामिनर के पास में, और आपकी शीट पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं और 2 शीट है एग्जामिनर के पास में। एक तो इस तरीके से पॉइंट लिख रहा है बंदा, ठीक है ना, 3 सीटें हैं एग्जामिनर के पास में। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ये लिख रहा है। एक ने पूरा पैराग्राफ ही बना दिया है। तीसरे ने क्या किया, इसने एक ट्रायंगल बनाया है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया, और इसी के साइड में एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल भी लिख दिए। अब यहाँ पे इसने एक्सप्लेन करना शुरू किया है। दिस इज द मोस्ट स्मार्ट टेस्ट वे, दिस इज द टेक्निक जिसमें आपको ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं आ रही है, बट ये आंसर राइटिंग का स्मार्ट तरीका है जो आप एनहांस कर सकते हो अपने मार्क्स को। इसलिए नेवर इग्नोर इट। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर इतना तो कुछ कर लिया ना, अब इसके ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है। बट देखो, सच बात यही है कि अगर आप मैक्सिमम तक जाना चाहते हो, खासकर ये जो एफर्ट है, यहाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम होगा, उसमें सिर्फ ये चीजें नहीं होंगी कि सिर्फ हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सिर्फ आपको टॉपिक ही पढ़ाएंगे। आई विल टेल यू कि क्या क्या है, कैसे फ्लो चार्ट को इनकलकेट कर सकते हो, कैसे आप पाई चार्ट बना सकते हो, कैसे आप कुछ और क्रिएटिविटी अपने आंसर में ला सकते हो कि आपके मार्क्स बूस्ट हों। इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। एग्जामिनर को आपकी सीट देके कितनी खुशी हो रही है। एग्जामिनर को 3 सीट आ रही है सामने, अब इसमें से उसको किसमें बढ़िया लग रहा है, उसमें मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। और आप समझो इस बात को, मैं आपको मानूं कि अगर आप ये स्मार्ट तरीके यूज करते हो ना, आपको हाफ मार्क्स ही ज्यादा मिल जाए, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं करा, हाफ मार्क्स आपको ज्यादा मिला। लेकिन आप ये सोचो, हाफ मार्क्स ज्यादा मिलने की वजह से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आपने। हर किसी में आपको हाफ मार्क्स ज्यादा मिल रहा है, उसका मतलब है कि आपके एक पेपर में बड़ी आसानी से ही सब पार्ट्स को मिलाऊं तो कम से कम भी नहीं, मिनिमम साइड लेके चलूंगा तो 10 मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं। 2 पेपर को मिलाओगे तो 20 मार्क्स आपके एनहांस हो गए हैं। और ये सारी टेक्निक ऐसी हैं जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जीएस में ही यूज कर, मतलब ऑप्शनल में ही यूज करोगे।
आप उन टेक्निक्स को अपने जीएस में भी यूज कर लो। अगर 5 मार्क्स भी बढ़े और 7 पेपर्स में बढ़ गए तो इट्स ऑलमोस्ट डिफरेंस ऑफ 30 टू 35 मार्क्स। और जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ा है, आपने कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं रेफर किए हैं, आपकी अपनी नॉलेज को बड़े शानदार तरीके से सिर्फ प्रेजेंट किया है ना? गार्निशिंग जो होती है ना कि आपने शेफ ने अगर कुछ बना दिया है, अल्टीमेटली जब उसपे गार्निशिंग हो जाती है, तो वही चीज़ की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। एंड दैट अल्टीमेटली यू नीड टू डू और ये आपको करना है। बस यही तरीका है जिसके थ्रू आप अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल को बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज़ द ओनली वे, ठीक है? इसके अलावा आपको एक चीज़ जो आपको करनी है, वो आता है मैपिंग। क्योंकि एक क्वेश्चन तो पेपर 2 में ही आपके ऊपर पूरा-पूरा मैपिंग के बेस पे आ जाता है, ठीक है ना? कैरिंग 20 मार्क्स आपके सीधे-सीधे। इसके अलावा मैपिंग आपके लिए एग्ज़ाम्पल्स को इनकलकेट करने में हेल्प करेगी। लेकिन मैप को करने का तरीका क्या होता है? क्योंकि हर कोई मैप में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करता है, उसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा और उससे आप सैटिस्फाई होके ये तरीका अपना भी लोगे बड़ी आसानी से। जैसे मैं करता था, वैसा ही मैं आपको बताने वाला हूँ। एवर हैपेंस विद यू कि आप किसी नए स्कूल, नए कॉलेज, नए कंपनी में गए, बहुत सारे लोग आपके आस-पास में हैं, शुरू दिन आप मिलते हो और आपको सबके नाम याद नहीं रहते हैं। फिर आप क्या मेथोडोलॉजी लगाते हो? क्या आप उनके नाम के नोट्स बनाते हो? नहीं। क्या आप उनको कहीं पे पीडीएफ में सेव करते हो? नॉट एट ऑल। आप डेली उनके नाम सुनते हो, प्रैक्टिस करते हो और आपको हमेशा के लिए याद हो जाते हैं और इतने याद हो जाते हैं कि शायद आपके 10th क्लास के जो क्लासमेट्स थे, उनके नाम भी आज आपको याद होंगे। मैपिंग में गलती हमारी ये होती है कि हम इसको ये कुछ ऐसी ही लर्निंग है जिसको हम 2 या 4 दिन डिवोट करके फिर करना चाहते हैं, राइट? 2 या 4 दिन डिवोट करके हम करना चाहते हैं, पर 2 या 4 दिन में वो नाम याद नहीं होंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है। इसलिए आई विल से 15 मिनट्स इन अ डे आप मैपिंग को अलॉट करो, ठीक है? क्या करोगे इसके अंदर? लेट मी गिव यू एग्जांपल कि मैंने आपको सोचा कि यार आप एक काम करो, आप इस कॉन्टिनेंट पे जाओ, इसकी कंट्रीज को सिर्फ कोस्टल कंट्रीज को ड्रॉ करो और देखो कि यहाँ पे कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है? सिर्फ कोस्टल कंट्रीज और इसको भी आपने क्या किया 2 दिन में डिवाइड कर दिया कि इधर वाला कोस्ट मैंने आज देखा है, इधर वाला कोस्ट मैंने आज देखा है, ठीक है? सिर्फ 15 मिनट ऑफ द डे। अब क्या होगा कि क्या सर इससे मुझे याद रहेगा? नहीं, नहीं रहने वाला। उसके बावजूद भी आप भूल जाओगे। लेकिन आप हर रोज़ 15 मिनट दे रहे हो, आपका 7 से 8 या 10 महीने बाद एग्ज़ाम है, आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो दिसंबर तक का मैं टाइम मान रहा हूँ। उतने में आपको बहुत अच्छे से आपके मैपिंग की लर्निंग हो जाएगी, स्किल्स आपके पास होंगी, आप उसको बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। दैट इज़ द अल्टीमेट टास्क। इसके अलावा ज्योग्राफी में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स द एंड एंड दैट्स द बेस्ट प्रिपरेशन एवर। आपको मैक्सिमम मार्क्स इस तरीके से मिल जाएँगे। ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज़, कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना। डेफिनिटली आई विल हेल्प यू रिज़ॉल्व योर डाउट्स और मैं आपके टेलीग्राम एंड ऑल वो सब चैनल भी बता दूँगा। आप उनको भी जॉइन कर सकते हो ताकि आपको एक रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। करंट अफेयर आई विल डिस्कस, विल गिव यू वीडियोज़ ताकि आपको एक अच्छा फ्लो बना रहे 2027 के लिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग, राइट टाइम टू प्रिपेयर। बहुत वेट मत करो, अपने आप को जल्दी से इस प्रिपरेशन के अंदर लेके आओ और अपने मार्क्स को एनहांस करो। दैट्स द ओनली वे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।